हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ आप सभी को पता होगा कि हमने रिवीजन के पर्पज से अपने चैनल पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसमें ऑलरेडी हमने मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री, साथ ही साथ में एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, जियोग्राफी और जियोग्राफी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, सभी चीजों को हमने कंप्लीट कर लिया था। और इसके वीडियोस आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इजीली क्लासिफाइड है और साथ ही साथ में करंट अफेयर के से जो भी इम्पोर्टेंट हमारे एडिटोरिया का जो सेट था, प्रैक्टिस सेट था, साथ ही साथ में हमारा जो घटना चक्र का जो 40 क्वेश्चंस का आता है, वो हमने उन सभी चीजों को भी करवा रखा है अपने चैनल पे। तो नाउ इस वीडियो में जो है कि हम जिस चीज को स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो नया अब सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। ठीक है, पॉलिटी को जल्दी से जल्दी कवर करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। और जो है कि 28 सितंबर से जो है कि फॉर्म फिलअप होने भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो नाउ चलिए हम शुरू करते हैं बिना वक्त को गवाए हुए। पहला देख लेते हैं, फर्स्ट हमारा जो है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को देख लेते हैं। ऑलरेडी जो है कि जितने भी हमारा एक्ट वगैरह हैं, चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट, इन सभी चीजों को हमने अपने मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो में कवर कर लिया है। अब यहाँ पे वो चीजें फिर से रिपीट होगी। तो रिपीट होगी तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका वो चीजें जो है कि जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, वो फिर से उसका रिवीजन हो जाएगा और आपको वो सभी चीजें याद हो जाएंगी। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को देख लेते हैं। इससे related जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पहला इसका सिग्निफिकेंस क्या देख लेते हैं, क्यों सिग्निफिकेंट हमारा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसलिए था कि इसमें रिकॉग्नाइज किया गया था पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, जो कि हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, इसके जो कि पॉलिटिकल, साथ ही साथ में क्या इसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होगा, इन दोनों चीजों को रिकॉग्नाइज किया गया है कि तुम किस तरीके से पॉलिटिकली फंक्शन करोगे और किस तरीके से तुम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करोगे। इन दोनों चीजों को रिकॉग्नाइज किया गया। साथ ही साथ क्या किया, फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। इंडिया में जो है कि एक तरीके का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन स्टोन जो कि डाला गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा। इसके और कुछ फीचर्स क्या आते हैं हमारे सिग्निफिकेंस के बाद से देख लेते हैं। फीचर्स क्या था इसमें कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको जो है कि क्या बोला गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बोला गया, उसके बाद से बोला जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये पहले कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमारे, ये थे हमारे वेरन हेस्टिंग। वेरन हेस्टिंग जो है कि फर्स्ट हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ये प्रोविजन था हमारा कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा, उसको अब जो है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से संबोधित किया जाएगा। और इस तरीके से हमारे फर्स्ट जो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वेरन हेस्टिंग थे। इसके साथ ही साथ क्या था हमारा प्रोविजन, इसमें फीचर क्या था, इसका इसका फीचर था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है कि 4 मेंबर्स होंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो कि हमारे 4 मेंबर्स हो गए। साथ ही साथ में क्या था, सबॉर्डिनेशन ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड द मद्रास टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए, उससे जो है कि जो गवर्नर ऑफ बम्बई और मद्रास थे, उनको जो है कि सबॉर्डिनेट मतलब कि उसके इनके पद के नीचे रखा गया। ठीक है, इन दोनों को जो है कि इनके पद के नीचे रखा गया। इसको, जो बॉम्बे का था और साथ ही साथ में जो मद्रास का था गवर्नर। इसके साथ साथ क्या प्रोविजन था कि जो सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता में स्टेब्लिश करने की बात किसमें की गई, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में इस बात को कहा गया कि कलकत्ता में एक इस सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश किया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी जो है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ क्या चीजें मेंशन था इसमें, मेंशन था कि प्रोहिबिटेड सर्वेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द नेटिव्स। इसमें ये प्रोविजन था कि जो भी हमारे सर्वेंट्स हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे हैं, वो किसी भी नेटिव के साथ, की जो यहाँ पे लोकल्स हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन किसमें था, ये 1773 का जो एक्ट था, इसमें ये प्रोविजन था कि जो भी हमारे सर्वेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो हमारे किसी भी नेटिव के साथ जो है कि ट्रेड नहीं कर सकते हैं। मैं चीजों को एक से दो बार बोल रहा हूँ, जिससे कि आपके मन में जाके जो है ना, माइंड में चीजें जाके एकदम पूरी तरीके से बैठ जाए। इसके साथ साथ क्या प्रोविजन था कि स्ट्रेंथन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। इसने क्या किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहां की, उसने जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सीओडी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, जिनका काम ये था कि जो भी कंपनी का रेवेन्यू हो गया, सिविल हो गया और मिलिट्री अफेयर्स को जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना। इस तरीके से क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस पर जो है कि अच्छा खासा जो है कि कंट्रोल एस्टेब्लिश करने का प्रयास हुआ हमारा 1773 के एक्ट के अंदर में। अब जो नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंट एक्ट था, ये था हमारा अमेंडिंग एक्ट 1771। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या प्रोविजन था। इसमें जो प्रोविजन था कि इसमें क्या किया गया, इसके फीचर्स क्या आते हैं कि एक्सटेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल। ठीक है,
servant of the company from the jurisdiction of Supreme Court for the acts done in official capacity। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का था, ठीक है, इसके पावर को डिक्रीज किया गया और इस पे जो है कि जो गवर्नर जनरल था, साथ ही साथ में उसकी जो काउंसिल थी और जो भी सर्वेंट्स वगैरह जो कंपनी में काम करते थे, वो जो है कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से इनको बाहर रखा गया। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है, इसके बाहर जो है कि ये लोग बिलोंग करते थे। साथ ही साथ में क्या किया गया, एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स फ्रॉम ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो रेवेन्यू मैटर्स वगैरह थे, ठीक है, इसको भी जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर रखा गया, जिसको स्टेब्लिश किया गया था हमारे 1773 के एक्ट के अंदर में। इसके साथ क्या किया गया, अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन इन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, नॉट इन द सुप्रीम कोर्ट। देख लो ना, इस तरीके से जो 70 का एक्ट आया है, अमेंडिंग एक्ट, इसमें क्या किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट की पावर थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की पावर को जो है कि डिक्रीज कर दिया गया। साथ ही साथ में क्या किया गया, इसमें जो गवर्नर जनरल का जो पावर था, इसको जो है कि इंक्रीज कर दिया गया। मैंने इसी चीज को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, ये हमारा ब्लू से जो है कि इसमें क्या किया गया है कि जो गवर्नर जनरल की पावर को इंक्रीज किया गया और साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट की पावर को डिक्रीज किया गया अमेंडिंग एक्ट 7081 के अंदर में। तो लास्ट वन क्या था, इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या था, गवर्नर जनरल टू फ्रेम द रेगुलेशन फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड द काउंसिल। दैट मींस क्या हो गया, गवर्नर जनरल के पावर को इंक्रीज कर दिया गया। अब नेक्स्ट वन इसमें क्या हमारा, ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, पीट्स इंडिया एक्ट 7084 को देख लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको ऑल्सो किस नाम से जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 7084 के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी कुछ सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं, क्यों ये सिग्निफिकेंट है। इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम जो कि ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया की बात की गई। दैट मीन्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि यहाँ पे व्यापार के पर्पज से आई थी, इस पे बोला गया कि जो भी ये यहाँ पे काम वगैरह कर रही है, जो भी यहाँ पे अधिकार क्षेत्र जो भी कर रही है, इस पे जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का पोजीशन होगा। ठीक है, तो इस बात को फर्स्ट टाइम किसमें कहा गया, ब्रिटिश पोसेशन इंडिया, ये जो है कि फर्स्ट टाइम पीट्स इंडिया एक्ट में कहा गया। और साथ ही साथ में क्या कहा गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट गिव सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है कि सुप्रीम कंट्रोल हो गया किसके ऊपर, जो कंपनी का जो भी अफेयर होगा, साथ ही साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी चीज देखना होगा, तो कौन देखेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगा। इसमें ये बात कही गई, इसी को यहाँ डिफाइन किया गया क्या, ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। इसके कुछ फीचर्स को देख लेते हैं, क्या क्या फीचर्स था। इसमें क्या था कि डिस्टिंक्शन ऑफ द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का हमारा कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन था, इस दोनों को जो है कि डिस्टिंग कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। इसके साथ साथ क्या किया गया, ड्यूअल गवर्नमेंट, ठीक है, और ड्यूअल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया किस तरीके से, क्रिएशन ऑफ द बीओसी। बीओसी मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें कि 6 मेंबर्स होते थे, जिसका हेड क्या होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसका हेड होता था। टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करने के लिए किसको एस्टेब्लिश किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टेब्लिश किया गया। डेट मीन्स कि अगर पेपर में इस तरीके से आपके पूछ दिए, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको कि ड्यूअल गवर्नमेंट के अंदर में पिट्स ऑफ इंडिया के अंदर में एस्टेब्लिश किया गया था, ये किस तरीके के अफेयर्स को मैनेज करता था, तो किस तरीके के पॉलिटिकल जो भी अफेयर्स होते थे, इनको कौन मैनेज करता था, हमारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, जिसमें कि 6 मेंबर होते थे, जिसका हेड कौन होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था। साथ ही साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या 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 कहा गया कि एम्पावर टू सुपरवाइज एंड द डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल मिलिट्री एंड द रेवेन्यू गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरीके से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा क्या हुआ, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी पे जो है कि एक तरीके से कंट्रोल करने का, ठीक है, कंट्रोल करके ब्रिटिश की हुकूमत को स्थापित करने का काम इंडिया में किस एक्ट के अंदर में किया गया, पीट्स इंडिया एक्ट के अंदर में किया गया। और ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंट एक्ट आया उसके बाद से ये था हमारा 7086 का एक्ट। इसके अंदर फीचर्स क्या थे, इसमें था कि गवर्नर जनरल गिवन पावर टू ओवरराइड काउंसिल इन द स्पेशल केसेस। जो उसकी काउंसिल थी उसके कुछ अगर डिसीजंस वगैरह होंगे तो उसको ओवरराइड करने का पावर किसको दिया गया, हमको गवर्नर जनरल को दिया गया। साथ ही साथ में क्या बोला गया कि लॉर्ड कर्नवालिस जो उस समय गवर्नर जनरल था, उसको क्या बोला गया, बिकेम द कमांडर इन चीफ अलोंग विद द गवर्नर जनरल। दैट मीन्स कि जो 7086 का एक्ट आया, इसमें ये बोला गया कि जो लॉर्ड कर्नवालिस हैं, ये कमांडर इन चीफ के साथ साथ जो गवर्नर जनरल, दोनों पोस्ट को जो है कि एक साथ जो है कि लेके चलेंगे। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 देख लेते हैं। इसमें क्या था कि रॉयल अप्रूवल टू अपॉइंट, ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि रॉयल अप्रूवल टू अपॉइंट गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ। दैट मीन्स कि इन तीनों पोस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए क्या होगा, हमको रॉयल का अप्रूवल, जो हमारा राजा है हमारा ब्रिटेन का, इसका अप्रूवल चाहिए। तभी जो है कि हम गवर्नर जनरल साथ ही में गवर्नर, उसको साथ ही साथ क्या है, कमांडर इन चीफ को अपॉइंट कर सकते हैं इंडिया के लिए। इसके साथ क्या था इसमें कि सीनियर ऑफिशियल ऑफ द कंपनी कैन नॉट लीव इंडिया विदाउट परमिशन। मतलब कि जो भी सीनियर ऑफिसर्स होगा कंपनी के, वो इंडिया को लीव नहीं करते, छोड़ नहीं सकते बिना कंपनी के परमिशन के, बिना परमिशन। ठीक है, इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था इसमें कि एम्पावर टू गिव लाइसेंस फॉर ट्रेड इन इंडिया।
ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पावर दिया गया कि वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को जो अगर इंडिया के साथ व्यापार करना चाहता है तो उसको लाइसेंस दे सकती है। ये भी प्रोविजन किसमें मेंशन था, हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में मेंशन था। इसके साथ साथ क्या था कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशरी फंक्शन, जो रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन था इसको जो कि जुडिशरी के फंक्शन से सेपरेट कर दिया गया किसके अंदर में, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अंदर में। इसके साथ साथ क्या प्रोविजन था इसमें कि होम गवर्नमेंट गवर्नमेंट टू बी पेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू। इस तरीके से यहाँ से क्या हो गया कि हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हो गया। इसमें क्या बोला गया कि जो भी हमारा होम गवर्नमेंट होगा वहां पे, जो एज ए ब्रिटिश से ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सर्वेंट्स हो गए हैं या ऑफिसर्स वगैरह होंगे, इनको जो पे किया जाएगा किसके पैसा से, ये होगा हमारा इंडिया का पैसा, ठीक है। कमांडर इन चीफ इज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, जो कमांडर इन चीफ होगा साथ ही साथ में गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होगी इसका मेंबर नहीं होगा अनलेस सो अपॉइंटेड, जब तक इसको जो है कि इस पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ये भी सभी चीजें हमारे मेंशन थी चार्टर एक्ट ऑफ जो है कि हमारा 1793 में। इसके ठीक 10 साल बाद, ठीक है, इसके ठीक 10 साल बाद से हमारा नेक्स्ट एक्ट आया, जिस एक्ट का नाम क्या था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस क्यों, क्योंकि इसके जो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस था। इसमें क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया डिफाइन एक्सप्लिसिटली फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें की खास बात ये थी इस एक्ट की कि इसमें जो है कि फर्स्ट टाइम जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया को डिफाइन किया गया फर्स्ट टाइम। डेट मीन्स की जो है कि कागज पे, डेट मीन्स की कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया का जो भी पार्ट है, ये कौन कौन सा पार्ट जो है कि हमारा ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर में आएगा, हुकूमत के अंदर में। इसके फीचर्स क्या थे देख रहे हैं, एंडेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी फॉर टी एंड ओपीएम ट्रेड विद चाइना, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली मोनोपोली थी हमारे ट्रेड में इंडिया के साथ ट्रेड करने की, तो उसमें टी को छोड़ के, ठीक है, टी को छोड़ के साथ ही साथ में ओपीएम का जो ट्रेड था चाइना के साथ, इसको छोड़ के इसके मोनोपोली को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। इसमें क्या किया गया कि इसमें क्या प्रोविजन था कि परमिटेड क्रिश्चियन मिशनरी टू प्रोपोगेट इंग्लिश एंड टू इम्पियर्स रिलीजन, मतलब कि जो हमारे क्रिश्चियन मिशनरी थे इनको अलाउ किया गया कि आप इंडिया में आइए, साथ ही साथ में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। और साथ ही साथ में इसमें ये प्रोविजन था कि एजुकेशन पे 1 लाख रुपया खर्च करने की बात की गई, किसमें, जो है कि हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर में कहा गया। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में क्या बोला गया कि रेगुलेशन मेड बाय द बंगाल मद्रास, और साथ ही साथ में क्या है हमारा, नहीं, बम्बई मद्रास और कलकत्ता वाज लेड बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब कि कोई भी अगर रेगुलेशन जो है कि तीनों जो गवर्नर जो थे हमारे, जो कि बम्बई का हो गया, चाहे मद्रास का हो गया, चाहे कलकत्ता का हो गया, कोई भी लॉ बनाते हैं तो इसको जो है कि पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने जो है कि पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद से लॉ का रूप लेगा। तो इस तरीके से देख लो ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बहुत हद तक जो है कि किसका कंट्रोल हो गया, हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1813 देख लेते हैं, जिसको कि क्या सेंट हेलिना एक्ट के नाम से भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में भी आपके पूछ दे कि सेंट हेलिना एक्ट के नाम से किस एक्ट को जानते हैं, तो ये हमारा जो है कि 1833 का जो एक्ट था, इसको जो है कि हम सेंट हेलिना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसकी कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि क्यों सिग्निफिकेंट था, क्योंकि क्या था, ये फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, जो सेंट्रलाइजेशन किया गया उसका जो है कि फाइनल स्टेप जो है कि इस एक्ट के अंदर में पूरा किया गया। इसके फीचर्स क्या थे देख लेते हैं कि गवर्नर जनरल जो बंगाल होगा, ये जो है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। और इस तरीके का जो पहला आदमी था जिसको जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया, कौन से, हमारे विलियम बेंटिक थे। इसके साथ साथ में क्या क्या कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास क्या होगा, हमारे ऑल सिविल एंड द मिलिट्री पावर, जितने भी हमारे सिविल और मिलिट्री पावर है वो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर होंगे, हाथों में निहित होगा। और साथ ही साथ में क्या बोला गया कि अथॉरिटी ओवर एंटायर ब्रिटिश टेरिटरी, जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरी है उसके ऊपर उसका अधिकार होगा। एंड एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायर टेरिटरी। देख रहे हैं इस तरीके से हमारा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसको जो है कि एक तरीके का सुप्रीम पावर दिया गया, इसके पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया। इसके साथ क्या बोला गया कि गवर्नर ऑफ बम्बई एंड मद्रास को क्या बोला गया, चल हट बोल दिया गया। डेट मीन्स कि अब चलो, अब तुम्हारा कुछ काम वाम नहीं है, इनके जो भी हमारे पावर थे लेजिस्लेटिव पावर वगैरह सबसे जो है कि डिप्राइव कर दिया गया, इनको हटा दिया गया। साथ में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी एक्टिविटीज थी एज ए कमर्शियल बॉडी, इसको जो है कि खत्म कर दिया गया, मतलब एंडेड मोनोपोली, इसको मोनोपोली खत्म कर दिया गया। और ये किस तरीके से हो गया, प्योरली जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गया। अब ये जो है कि कोई ट्रेडिंग या कमर्शियल पर्पज से इंडिया में नहीं काम करता था, जो भी इसका काम था वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पे काम करता था। इसमें और क्या अटेम्प्ट किया गया, अटेम्प्ट टू इंट्रो ओपन कंपटीशन बट फेल एज ए काउंसिल ऑफ, जो है कि हमारा ये था हमारा
सीओडी, उसने क्या रेसिस्ट कर दिया कि इसमें एक अटेम्प्ट किया गया, ट्राई किया गया कि ओपन कंपटीशन को लॉन्च किया जाए हमारा सिविल सर्विस में, लेकिन जो है कि जो हमारा काउंसिल ऑफ डायरेक्टर था इसने इसको अपोज कर दिया, जिससे कि ये फेल हो गया। इसके साथ साथ क्या प्रोविजन था कि इंडियंस लॉ टू बी कोडिफाइड एंड कंसोलिडेटेड, जो इंडिया के जो भी लॉ वगैरह थे इसको जो है कि हमारे जो मैकाले वाले जानते होंगे आप लोग, जो कि 1833 में एक कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था क्या, इंडियंस लॉ को कोडिफाइड करने के लिए। तो इंडियन लॉ को कोडिफाइड करने की बात किसमें की गई, हमारे जो है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इंडियन लॉ को कोडिफाइड करने की बात कही गई। इसके साथ साथ क्या किया गया, स्टेप टेकन टू एब्लॉइज स्लेवरी, स्लेवरी को एब्लॉइज करने का ट्राई किया गया इसमें। साथ ही साथ में क्या था, लॉ मेंबर एडेड टू गवर्नर जनरल काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें जो है कि फर्स्ट टाइम किसी लॉ मेंबर को इंक्लूड किया गया, और क्या थे हमारे लॉर्ड मैकॉले थे, जिन्होंने जो कि इंडियन लॉ को कोडिफाइड किया था। इसमें मैंने जो लिखा है यहाँ पे कुछ ब्लू में, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या था कि ओनली अटेम्प्ट किया गया था बट ये फेल हो गया था, डेट मीन्स कि जो ओपन कंपटीशन को लॉन्च करने का ओनली अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन इसको जो है कि इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, किया जा सका था, क्योंकि जो है कि काउंसिल ऑफ जो डायरेक्टर था इसने अपोज कर दिया था। इसके साथ मैंने कुछ चीजों के यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैं उनको पढ़ देता हूँ। इसमें क्या था कि एंडेड मोनोपोली कंप्लीटली, जो मोनोपोली था कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसको जो है कि कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। साथ ही क्या था इसमें, कमर्शियल एक्टिविटी जो है कि कंप्लीटली एंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और साथ ही साथ में न्यू नाउ ओनली इट बिकम्स ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या थी, टोटली जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, जो ऑलरेडी मैंने अंदर बताया उन सब चीजों को मैंने शॉर्ट फॉर्म में, जिसके जो मेन पॉइंट्स हैं इसको मैंने ब्लू कलर से लिख रखा है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 देख लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या था। इसका क्या था, लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट, जो भी चार्टर एक्ट वगैरह है इसका जो है कि लास्ट एक्ट क्या था हमारा, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था। और इसमें क्या था, सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क था ये, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है कि प्रोविजंस लाए गए, जिससे कि डिफरेंट टाइप के इंडिया के हर फील्ड में कुछ ना कुछ जो है कि हमारा सुधार किया गया। इसमें इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स क्या, हमारा सेपरेटेड जो है कि लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल, जो इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो काउंसिल था उसके जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन दोनों को जो है कि अलग अलग किया गया। देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन, साथ ही साथ में जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, इन दोनों चीजों को जो है कि अलग अलग कर दिया गया कि क्या तुम्हारा लेजिस्लेटिव फंक्शन होगा और क्या तुम्हारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन होगा। इसके साथ साथ क्या किया गया कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टेब्लिश किया गया, जिसको कि एक तरीके से मिनी पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। तो पेपर में इस तरीके से आपके पूछते हैं कि जो मिनी पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट था, जिसको हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे, इसको जो है कि किस चार्टर एक्ट के अंदर में स्टेब्लिश किया गया था, तो ये था हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। इसके साथ क्या था कि इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन इन द सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन की बात की गई किसके अंदर में, 1853 के अंदर में, ठीक है। इसमें क्या था कि जो कॉन्वेनेटेड पोस्ट थे इसको ओपन कर दिया गया इंडियंस के लिए। दो तरीके के पोस्ट होते थे, पहला होता था कॉन्वेनेटेड पोस्ट, सेकेंड वन होता था हमारा नॉन कॉन्वेनेटेड पोस्ट। तो जो कॉन्वेनेटेड पोस्ट वगैरह थे ना, इनको जो है कि हमारे इंडियंस के लिए भी अलाउ कर दिया गया। इसके साथ क्या था, इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था हमारा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें जो है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी बढ़ाया गया। साथ ही में क्या किया गया कि इस डेट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर नॉमिनेटेड 4 मेंबर्स, ठीक है, कहाँ कहाँ से, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा से जो है कि इसमें जो है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को नॉमिनेट किया जा सकता था हमारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्या, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को देख लेते हैं। इसका क्या सिग्निफिकेंस था, क्यों सिग्निफिकेंस है ये। इसमें क्या किया गया, इसमें जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को टोटली जो है कि एबोलाइज कर दिया गया। साथ ही साथ में क्या किया गया, ट्रांसफर ऑफ पावर टू ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के हैंड में जो है कि पूरा का पूरा इंडिया का जो सिस्टम वर्क कर रहा था उस समय, उसको जो है कि ब्रिटिश क्राउन के अंदर में दे दिया गया, और साथ ही साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कि वहां से एबोलाइज कर दिया गया। उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। क्या है, हमारा डायरेक्ट जो है कि क्राउन का रूल हो गया, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया। इसमें अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी, दो चीजों के वहां पे अपॉइंट किया गया, जिसको जो है कि पहला क्या था, हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया, साथ ही साथ में जो हर प्रेसिडेंसीज में कुछ गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया। अब इसके बाद से क्या हुआ, जब ये एक्ट आया तो इसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको वायसराय के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है, जो कि क्या होता था, क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था। और पहला जो है कि वायसराय कौन था हमारा, ये थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। इसमें क्या हुआ कि हमारा जो ड्यूअल सिस्टम गवर्नमेंट वर्क करता था, जो बीओडी होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, साथ ही में जो है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों चीजों के जो कि इनको एबलाइज कर दिया गया। देखिए इन दोनों चीजों के क्या है यहाँ पे, इसको एबलाइज कर दिया गया, इसको जो कि पीट्स एक्ट के अंदर में जो है कि स्टार्ट किया गया था, बीओसी और सीओडी को। इसके साथ साथ क्या किया गया, इसमें क्रिएटेड जो है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट,
जो क्या करता था, कंप्लीटली अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड क्रिएशन ऑफ आईसीएस, ठीक है, एंड एसओएस। इन दो चीजों को क्रिएट किया गया। इसके साथ क्या किया गया इसमें कि काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया जो है कि एडवाइजरी बॉडी थी, हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको हेड करते थे। इसमें से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज ए कंप्लीट कॉर्पोरेट केपेबल ऑफ स्विमिंग एंड बीइंग स्वीड इन इंडिया एंड इंग्लैंड, ठीक है, ये कुछ लिखा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब यहाँ मैंने कुछ क्लू से लिख रखा है, इन सभी इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। इसमें क्या था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, ये थे हमारे वारेन हेस्टिंग, मैंने एक जगह पे लिख दिया है जिससे कि आपको एक बार में देख के याद हो जाए। इसके साथ साथ क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था फर्स्ट, ये था हमारे विलियम बेंटिक। और इसके साथ जो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था, ये था हमारे लॉर्ड कैनिंग। तो ये सभी तीनों चीजों को आप लोग अच्छे से एक जगह पे मैंने लिखा है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या था, इसमें रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की बात की गई और साथ ही साथ में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। और क्या था, पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, साथ ही साथ में ऑर्डिनेंस का जो फर्स्ट टाइम यूज था, मतलब ऑर्डिनेंस वाला पावर, ये इस एक्ट के अंदर मेंशन था। सभी सभी किसमें थे, 1861 में थे। तो चलिए हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या था। इसका सिग्निफिकेंस था कि फेयर नीड ऑफ नेसेसिटी ऑफ होप ऑफ इंडियन इन एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मींस कि यहाँ पे ये फील किया गया कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम इंडियंस को इंक्लूड करना चाहिए। तो इस पर्पस के लिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को लाया गया। इसके फीचर्स क्या क्या थे देख लेते हैं। बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसके बाद से जो है एक तरीके के रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो गया, जिसकी शुरुआत हो गई। इसमें क्या था कि जो भी इंडियंस है ना, इंडियंस को जो है कि आईएलसी, जो कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था, एक तरीके से इंपीरियल बोल सकते हैं, इसमें जो है कि इंडियंस को नॉमिनेट किया जाने लगा। इसमें क्या था, इनिशिएटेड प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। दैट मींस कि डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया, जिसमें कि पावर को जो है कि एक आदमी के हाथ में से हटा के इसको जो है कि ओरिएंटल लाइन पे थोड़ा सा और लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें क्या किया गया, रिसोर्टेड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। बॉम्बे और मद्रास का जो पावर था पहले, जो कि कुछ एक्ट के द्वारा इसको ले लिया गया था, इसको फिर से उनको दे दिया गया। इसको किसके द्वारा, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा इनके पावर्स को ले लिया गया था। फिर जो है कि 1861 एक्ट के अंदर में क्या हुआ, बॉम्बे और मद्रास की पावर को, गवर्नर के जो पावर्स थे उसको दे दिया गया। बट द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ, ठीक है, कलकत्ता एड पावर टू पास लॉज। किसके पास, जो लॉ पास करने का पावर था अभी भी किसके पास था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी हमारे कलकत्ता के, उसी के पास था। पोर्टफोलियो सिस्टम को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। किसको, पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या था कि मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट। दैट मींस कि पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब क्या होता है, यदि कोई वायसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में है कोई मेंबर, ठीक है, काउंसिल में कोई मेंबर है, तो उसको एक से अधिक डिपार्टमेंट का कार्यभार भी दिया सकता था। ये कंसेप्ट हमारा इंट्रोड्यूस किया गया, जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861, इसके अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद से नेक्स्ट देख क्या, इसमें ऑर्डिनेंस का जो पावर था, ठीक है, इसको भी मेंशन किया गया। इसमें क्या था, विदाउट कंकरेंस ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल लाइफ फॉर 6 मंथ। 6 मंथ का था कि अगर मानिए जो है कि बिना जो है कि उनके सहमति के भी कुछ ऑर्डिनेंस वगैरह पारित किए जाने का अधिकार किसके पास था, हमारे वायसराय के पास था, और ये 6 मंथ के लिए वैलिड था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं क्या था इसमें, इस इंडियन काउंसिल एक्ट में फर्स्ट वन क्या था, हमारा रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही में जो है कि डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, साथ ही साथ में क्या, पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी इंट्रोड्यूस किया गया 1861 के एक्ट के अंदर में। अब इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है कि 1892 को देख लेते हैं। इसमें क्या था, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा ब्रीफ में। हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को देख लेते हैं। इसमें इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इसमें क्या था कि एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में अंडर दिस एक्ट थ्रू द वर्ड इलेक्शन नॉट यूज इन दिस एक्ट। इलेक्शन जो वर्ड था इसको तो यूज नहीं किया गया, लेकिन जो कुछ एलिमेंट होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन के, इसको जो है कि इसमें इस एक्ट के थ्रू जो है कि इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स क्या थे इस एक्ट के, इसमें क्या था, इंक्रीज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन दोनों में जो है कि नॉन ऑफिशियल जो मेंबर थे इनकी संख्या को इंक्रीज किया गया। साथ ही साथ में क्या किया गया, काउंसिल डिस्कस बजट, जो काउंसिल था उसको पावर दिया गया कि वो बजट पे डिस्कस कर सकता है। साथ ही साथ में क्या कहा गया कि आस्क क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन भी कर सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन का नेचर क्या होगा हमारा, ये जो है कि सप्लीमेंट्री नेचर का नहीं होगा, मतलब कि कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है कि आप नहीं पूछ सकते हो।
एग्जीक्यूटिव से। इसके साथ क्या था इसमें, नॉमिनेशन ऑफ द सॉन्ग नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन। प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेशन दिया गया, नॉमिनेट किया गया। इसमें क्या था, इसमें आईएलसी बाय द वायसराय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इसके साथ क्या था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड म्यूनिसिपल, ठीक है, यूनियन एंड द ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार और चैम्बर्स, इनसे जो है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी को अपॉइंट किया गया, साथ ही साथ में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसको, वायसराय के रिकमेंडेशन पे किसी को नॉमिनेट किया जा सकता था इसमें। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ना कि इसमें जो है कि हमारा इंडियन काउंसिल एक जो 1892 था, इसमें क्या था, हमारा कुछ एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ में इसमें जो है कि डिस्कस ऑन द बजट का जो पावर था, मतलब बजट पे डिस्कशन करने का जो पावर था, ये दिया गया इसमें। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो एक्ट है, ये क्या, हमारा जो मोरले मिंटो रिफॉर्म है, ठीक है, जिसको कि 1909 में लाया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कि जो मोरले मिंटो रिफॉर्म है, इसको देख लेते हैं कुछ इसके फीचर्स। इसको फीचर्स क्या थे, इसके फीचर्स थे, इंट्रोड्यूस वेरी इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। किसके तरह, इसके एक्ट के अंदर में, ये था हमारा मोरले मिंटो रिफॉर्म, जो कि 1909 में आया था। इसमें क्या बोला गया कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इन द प्रोविंसेस, ठीक है, नॉट इन सेंटर। कहा गया कि जो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इन प्रोविंसेस होगा, ठीक है, इसकी बात की गई, साथ ही साथ सेंटर की बात नहीं की गई। इसमें क्या था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल रिफॉर्म की बात की गई। इसमें क्या किया गया, इंक्रीज साइज, आज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मूव रिजोल्यूशन ऑन द बजट, ये सभी चीजों की बात की गई हमारी जो है कि 1909 एक्ट के अंदर में। इसके साथ क्या था कि इंडियन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ बोथ, दोनों में जो है कि हमारे काउंसिल में जो है कि हमारे इंडियंस को अलाउ किया गया। इसमें पहले क्या थे, बी आर वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इसमें एंड गवर्नर के, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसको फर्स्ट टाइम अपॉइंट किया गया था, ये थे हमारे एसपी सिन्हा। तो क्या था हमारा, पहले गवर्नर साथ ही साथ में वायसराय, दोनों के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो कि इंडियंस को जगह दी गई। इसके साथ क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट वर्ड को यूज किया गया किसके अंदर में, 1909 का जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म था, इसके अंदर में। इसमें मुस्लिम को चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साथ में यूनिवर्सिटी और जमींदार को जो है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो 1909 का एक्ट था, इसमें क्या क्या इसके प्रोविजन थे, तक जो है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन था, होता था। इसके बाद से क्या होता था, 1900 तक जो है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। इसके बाद से इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया इसमें। लेजिस्लेटिव काउंसिल रिफॉर्म किया गया, साथ ही साथ में इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जैसे एसपी सिन्हा हो गए, को नियुक्त किया गया। इसके साथ सेपरेट इलेक्टोरेट, इन सभी चीजों की बात किसमें किया गया, 1909 के एक्ट में बात की गई। इसके पहले क्या होता था ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे। अब इसके बाद से क्या हो गया, जब 1909 का रिफॉर्म आया, तो इसके बाद से हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी फर्स्ट टाइम आए। जो कि 1909 के पहले जो भी इंडियंस वगैरह थे ना, वो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ करते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई नहीं होता था। लेकिन जब 1909 का एक्ट आया, तो फर्स्ट टाइम जो है कि किसी इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली। और पहले व्यक्ति कौन थे जिनको जो है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिला, ये थे हमारे एसपी सिन्हा, एसपी सिन्हा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये हमारा 1919 का एक्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देख लेते हैं, जिसको मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म भी बोलते हैं। इसका सिग्निफिकेंट क्या है देख लेते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसमें ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंडिया में स्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो कि एक प्रियम्बल के थ्रू इसको बताया गया। और इसका प्रिंसिपल क्या होगा, बोला कि इसका प्रिंसिपल हमारा डायरेक्ट इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई। साथ ही साथ में कुछ फीचर्स को देख लेते हैं, क्या हमारा सेंटर एंड प्रोविंसेस, ठीक है, सेंट्रल एंड प्रोविंसेस में क्या था हमारा, डिमार्केशन एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट को, दोनों को जो है कि अलग अलग किया गया। क्या क्या है इसमें, सेपरेशन ऑफ बजट, बजट को भी अलग किया गया। इसमें क्या था, सेंट्रल बजट का जो 25% था वो वोटेबल था, और साथ ही में 75% क्या था हमारा, नॉन वोटेबल था। इसी के साथ क्या किया गया, इसमें प्रोविंशियल बजट जो था हमारा, उसको जो है कि फुली वोटेबल बनाया गया, मतलब वोटिंग हो सकती है, दस कैन बी रिजेक्टेड बट गवर्नर कुड बी रिस्टोर। साथ ही साथ में गवर्नर को ये पावर दिया गया कि अगर कोई इसको रिजेक्ट कर देता है वोटिंग करके, तो प्रोविंशियल बजट को फिर से जो है कि गवर्नर के पास पावर है कि वो उसको रिस्टोर कर सकता है। इसमें कुछ नोट देख लेते हैं, नोट मैंने मेंशन किए थे, क्या था, प्रोविंसेस में क्या किया गया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। साथ ही में सेंटर में क्या था हमारा, नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश नहीं किया गया। और गवर्नर जनरल रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द रिजर्व सब्जेक्ट
ऑफ द प्रोविंसेस, जो भी प्रोविंसेस के रिजर्व सब्जेक्ट थे उस पे जो है कि गवर्नर जनरल का पूरा पावर होता था, अधिकार होता था। अब हम कुछ प्रोविंसेस में देख लेते हैं। प्रोविंसेस में क्या था, डायरेसी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, किसको, प्रोविंसेस में डायरेसी को इंट्रोड्यूस किया गया। और इसमें क्या था, हमारा दो तरीके के सब्जेक्ट होते थे। फर्स्ट वन होता था हमारा ट्रांसफर सब्जेक्ट। इसमें क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि एग्रीकल्चर हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सभी मैटर क्या थे हमारे, ये सभी ट्रांसफर सब्जेक्ट हैं, जिनको जो है कि गवर्नर एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करता था। मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है कि उन सभी चीजों को ये डील करता था गवर्नर, जो कि हमारा गवर्नर होता था। तो इसमें क्या क्या आते हैं हमारे ट्रांसफर सब्जेक्ट में, क्या आते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। जब हम रिजर्व सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है हमारा, बाय गवर्नर एंड इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो गवर्नर है साथ ही साथ में उसका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो जो है कि कुछ सब्जेक्ट पे जो है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार होता था। उसमें जो है कि किसी प्रकार का कोई एड या एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ती थी मिनिस्टर्स की, जो कि हमारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके प्रति कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो ऐसे मैटर्स को क्या बोला गया, रिजर्व सब्जेक्ट बोला गया। फिर इसके साथ साथ क्या था, बाइकेमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पे, सेंटर में। सेंटर में जो कि बाइकेमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, साथ ही साथ में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो काउंसिल ऑफ स्टेट उसको बोला गया, ओनली मेल थे इसमें, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, बोथ हाउसेस हैविंग मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। दोनों में जो है कि किसकी बहुलता थी, जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हुआ करते थे इनकी बहुलता थी। इसके साथ क्या बोला गया कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी इसमें 3/6 जो है कि इंडियंस होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई जिसको एक्सटेंड कर दिया गया, इसमें किसको, सिख्स को, क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और साथ ही साथ में यूरोपियंस को भी जो है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दिया गया। इसके वजह से क्या किया गया, जो लिमिटेड फ्रेंचाइजेस था उसको लिमिटेड कर दिया गया ऑन द बेसन ऑफ सर्टेन मिनिमम टैक्स बेस, इसके बेसिस पे जो है कि फ्रेंचाइज मतलब कि वोट देने का अधिकार दिया गया। इसके साथ क्या था, पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश करने की बात हुई, जिसको कि जो है कि 1926 में, ठीक है, एस्टेब्लिश किया गया। मतलब कि पब्लिक सर्विस को एस्टेब्लिश करने की बात किस एक्ट के अंदर में हुई थी, 1919 के अंदर में हुई थी, और इसको जो है कि 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया। फिर इसके बाद से क्या था, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन द लंदन ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब कि हाई कमिश्नर को, कमिश्नर फॉर इंडिया को एस्टेब्लिश करने की भी बात किसमें की गई, हमारा जो है कि 1919 का जो एक्ट है इसमें कहा गया। अब इसके बारे में जो है कि थोड़ा हम देख लेते हैं, इसमें क्या मैंने लिखा है कि डायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब कि दोनों हाउस में डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर थे, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या था कि सेंटर एंड द प्रोविंसेस बोथ बाइकेमरल था हमारा, और साथ में क्या था, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया को इन लंदन में जो है कि एक पोस्ट जो है कि स्थापित करने की बात इसके अंदर में की गई। अब इसमें कुछ मैंने लिख रखा है सभी चीजों को शॉर्ट फॉर्म में, इसको देख लेते हैं कि 1909 में डायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद से क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई, कि किसमें, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई ब्रिटिश ने, इसमें 1919 के एक्ट में। इसके बाद से क्या था, सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया गया, दोनों को अलग अलग कर दिया गया, और बजट को दो पार्ट में कर दिया गया। फर्स्ट क्या था, सेंट्रल बजट, जो कि वोटेबल था, और दूसरा दूसरा क्या था हमारा, सेंट्रल बजट, जो कि हमारा नॉन वोटेबल था, मतलब कि उस पर कोई किसी प्रकार की कोई वोटिंग वगैरह नहीं हो सकती थी। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, नाउ अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देख लेते हैं। इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है इसका। इसमें क्या था, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की किसके अंदर, 1935 एक्ट के अंदर में। और साथ ही साथ में इसके फीचर्स क्या थे, ऑल इंडिया फेडरेशन को स्टेब्लिश करने की बात की गई। साथ ही साथ में क्या बोला गया, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन तीन टर्म में, ठीक है, तीन लिस्ट में जो कि डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई। पहला क्या था, फेडरल था, प्रोविंशियल था और कॉन्करेंट था। साथ ही साथ में जो डायरेसी था अब उसको जो कि ओनली सेंटर में रह गया, ठीक है, प्रोविंशियल में जो डायरेसी था उसको जो है कि खत्म कर दिया गया, और प्रोविंशियल्स को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई। तो अब इन्हीं चीजों को हम यहाँ देख लेते हैं, क्या है, डायरेसी को एबोलाइज कर दिया गया एट प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस एट सेंटर, उन्हें सेंटर के लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई, जिसमें कि ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन होगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई। बाइकेमरलिज्म की बात की गई, ठीक है, एट प्रोविंसेस पे जो कि बाइकेमरलिज्म होगा, और 6/11 प्रोविंसेस में इस तरीके का प्रोविजन किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, इसमें किसको किसको दिया गया, डिप्रेस क्लास, वोमेन्स और लेबर्स को भी हम भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया इस एक्ट के अंदर में। एबोलाइज कर दिया गया इसको, जो कि काउंस जो कि हमारा
सॉरी, इसको थोड़ा यहाँ नहीं देख लेंगे बाद में। आरबीआई को स्टेब्लिश करने की बात की गई 1935 के एक्ट के अंदर में। साथ ही साथ में एफपीएस हो गया, पीपीएस हो गया और जेपीएससी, इसको भी स्टेब्लिश करने की बात की गई। फेडरल कोर्ट को भी स्टेब्लिश करने की बात हुई। साथ ही में फ्रेंचाइज को एक्सटेंड करके 10% तक कर दिया गया। अब इसमें देख लेते हैं, जो हमारा 6/11 प्रोविंसेस में ओनली जो है कि जितने भी हमारे प्रोविंसेस थे, इसमें से 6/11 में जो है कि प्रोविंसेस में ओनली बाइकैमरलिज्म रह गया। मैंने यहाँ लिख रखा है उन चीजों को। फिर से काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, यहाँ पे। और साथ ही साथ में क्या था, सेपरेट इलेक्ट्रोड को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें इसमें ये किया गया। अब हमारा ना लास्ट का जो एक्ट था हमारा, इसको देख लेते हैं। ये क्या था हमारा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके अंदर में डिफरेंट टाइप के प्रोविजन थे कि किस तरीके से इंडिया को आजाद किया जाएगा, ठीक है, ये सब चीजें थी। इस तरीके से हमने जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट थे जो ब्रिटिश के टाइम में इंडिया में लाए गए थे, जिसके अंदर बहुत सारे सिग्निफिकेंट हमारे रिफॉर्म किए गए हैं, साथ ही नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है। इन सभी चीज़ों को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि यूनियन एंड इट टेरिटरीज को देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा रियल पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट होता है। इसके पहले जो ये स्टार्ट वाला पार्ट था, इसको तो ऑलरेडी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था। तो यदि आपको यहाँ से समझने में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उस वीडियो को जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।